सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपको बता दें कि 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट आयोजित किया जा रहा है। सीएस उषा शर्मा भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और इन्वेस्ट राजस्थान जिसके आयोजन को लेकर लगातार तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर है और अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि निवेशकों का आना और उसके बाद में राजस्थान में व्यापार की, उद्योग की संभावनाएं कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण पूरी जानकारियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत आज इन्वेस्ट राजस्थान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा करेंगे। सीएस उषा शर्मा यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये फर्स्ट इंडिया पर। 7 और 8 अक्टूबर को, और आपको याद होगा कोविड के समय में भी एक ऐसी पहल की गई थी कि इन्वेस्ट राजस्थान रखा जाए, लेकिन उसके बाद पाबंदियों को देखते हुए इसे आगे के लिए शिफ्ट किया गया था। तारीख उसके बाद नहीं आई थी, लेकिन 7 और 8 अक्टूबर को अब इन्वेस्ट राजस्थान आयोजित किया जा रहा है। मंत्री शकुंतला रावत तस्वीरों में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही सीएस उषा शर्मा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत इस आयोजन को लेकर जानकारी देंगे। 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान में बाहर से निवेशकों के आने का सिलसिला और कितनी तवज्जो के साथ में इस समिट को डिजाइन किया गया है, वो भी अब आप कुछ ही क्षणों के अंदर प्रेस वार्ता जब शुरू हो जाएगी तो सीएम अशोक गहलोत से सुनेंगे। प्रदेशवासियों को राष्ट्रपति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको विशेष मकसद से बुलाया गया है। आप सब जानते हैं कि 4-8 अक्टूबर JCC के अंदर सीतापुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट में जा रहा है। और जैसा आप सबको मालूम है कि इस बार लीग से हटके ये कार्यक्रम हाथ में लिया है। और पहले देखते थे कि जब समिट होता है तो उनके दरमियान के एमओयू साइन होते हैं और कई बार तो मजाक बन जाती है, समिट हो गया खाली आंकड़े बताने के लिए समिट के बाद में एमओयू साइन होते हैं। इस बार हमने थीम दी है कमिटेड और डिलीवर। मतलब पहले ही हम लोगों ने एमओयू साइन करा दिए हैं, एमओयू या LOI, और आधार बना के हम चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये जो थीम बनाई हमने थीम दी है कमिटेड और डिलीवर। मतलब पहले ही हम लोगों ने एमओयू साइन करा दिए हैं, एमओयू या LOI, और आधार बना के हम चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये जो थीम बनाई है, रखी है, और इस प्रोग्राम में 3000 लोग डेलीगेट हैं, तो देश विदेश के हैं, वो भाग लेंगे। और अभी तक आप देख लीजिए 4192 MOU और LOI साइन, 4192 और लगभग 11 लाख करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट आने की संभावना रहेगी। संभावना इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मैंने देखा है गुजरात वाइब्रेंट या अन्य राज्यों के अंदर मुश्किल से वहाँ 15, 20, 25 दिसंबर लोग मुश्किल से पहुँच पाते हैं। हमने जो MOU और LOI साइन कराए हैं पहले, हमारी सोच ये है कि जो हमने नीतियाँ बनाई है, MSME की हो या फूड एग्रो प्रोसेसिंग की हो, जो भी नीतियाँ बनाई है उन सबका लाभ टाइम पे मिले। अगर टाइम बाउंड अगर मान लो स्वीकृति मिले, वन स्टॉप शॉप जो नाम दिया गया है सिंगल विंडो की तरह, उसमें स्वीकृति जारी हो जाए, जो छूट दी गई है, जैसे मान लीजिए 9% इंटरेस्ट लगता है लोन में, 8% मान लो सरकार देगी। तो ऐसी जो योजनाएं हैं, तीसरा जो MSME जो एक्ट बनाया हमने सरकार बनते ही 2019 के अंदर, उसका लाभ भी मिलेगा छोटे उद्योगों को। बड़े उद्योगों के लिए चाहे वो सोलर में आए चाहे किसी में आए, उनके लिए हम लोगों ने जो MOU साइन किए हैं। दिल्ली में अभी करीब 70,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। तो मैं आपको ये
बताना चाहता हूँ कि इस बार सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है कि पहले आप MOU साइन कराओ, और मेरे ख्याल से उसके कारण से 40% जो है 40% सिक्योरिटी तो आपके 20% तो इन्वेस्टमेंट और 40% जो नंबर है उसके अंदर आपको सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंट भी हो गया है और इम्प्लीमेंट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, और 520 परियोजना तो इम्प्लीमेंट हो गई है 6,114 करोड़ की, और 1,160 इकाइयाँ जो है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, वो होगी करीब 1,87,445 करोड़। इस प्रकार से जो एक उसके अंदर उद्घाटन समारोह के बाद 5 अलग अलग सेक्टरल कॉन्क्लेव होंगे, जिसमें एक टूरिज्म का, एक स्टार्टअप के लिए, एक फ्यूचर रेडी सेक्टर के लिए और एक एग्री बिजनेस के लिए। इस प्रकार से 5 सेक्टर को हमने चुना है। वैसे भी मैं आपको जो नोट दे रहा हूँ, एक पीछे भी दे रहा हूँ और इसको भी दे रहा हूँ, जो डिटेल के अंदर, जिससे कि आपको अपने तीनों दिन जो है आसानी रहेगी कवरेज करने के अंदर भी, और आपको पूरी जो सरकार की योजना है उससे आप डिटेल में अवगत हो पाएंगे। ये मैं आपको विनती करना चाहता हूँ। 2 दिन का सबमिट है 7-8 तारीख को। ये तो मैंने कहा ये 5 सेक्टर ये बनेंगे। इसके अंदर जो एक्सपर्ट है उनको बुला करके प्रत्येक सेक्टर के अंदर जो है किस प्रकार हम लोग इस सेक्टर के बारे में, चाहे टूरिज्म हो, चाहे हो, स्टार्टअप हो, चाहे बिजनेस हो, सबके ऊपर चर्चा होगी। और कैसे राजस्थान आज खोलने वाला राजस्थान नहीं रहा है, बल्कि काफ़ी विकसित राजस्थान हुआ है, और हर जगह हम लोग हर ब्लॉक के अंदर खोल रहे हैं रिको का इंडस्ट्री एरिया, वो भी अपना बहुत बड़ी बात है। सेकेंड डे जो है, सेकेंड डे MSME कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा 8 तारीख को, और इस कॉन्क्लेव के अंदर ज़्यादा उसमें परचू करेंगे हम लोग किस प्रकार जो छोटे बिजनेस हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित हो, क्योंकि ये भी आपके GDP में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। तो इस प्रकार मैंने देखा कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है MSME, वो जब कॉन्क्लेव होगा तो उसके अंदर खुल के चर्चा हो सकेगी, और जो भी पॉलिसी बनी है उन सब पे कम से कम ध्यान ज़्यादा जाएगा, ये मेरा मानना है। इसमें हमने शिलान्यास और उद्घाटन भी रखे हैं 51 प्रोजेक्ट के, उसमें 18 लघु उद्योग हैं और 33 अन्य हैं। करीब 51 प्रोजेक्ट है 1.5 लाख करोड़ के, उसके उद्घाटन और शिलान्यास भी हो सकते होंगे। पहले वाले जो सेशन है उसमें मिस्टर एलन मित्तल भी आ रहे हैं, गौतम अडानी आ रहे हैं, CK बिरला जी आ रहे हैं, पुनीत चटवाल जी आ रहे हैं, डॉक्टर परवीन सिन्हा टाटा पावर कंपनी के, कमल बाली वोल्वो ग्रुप के, अजय श्रीराम DCM श्रीराम, अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप, श्री B संथानम सेंट गोविंद और श्री संजीव पुरी, ऐसे कई इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे आपके यहाँ। मैंने बताया जो आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार संघीय की दृष्टि से माइंस एंड मिनरल्स में 31%, कृषि व फूड प्रोसेस एग्रो प्रोसेसिंग के अंदर 17%, टेक्सटाइल में 9.5%, टूरिज्म में 9.3% और केमिकल पेट्रोकेमिकल में 5.5%, बाकी मिसलेनियस। ये संख्या की दृष्टि से ये ब्रेकअप रखा हम लोगों ने, जिसकी संभावना बनी रहेगी। इन्वेस्टमेंट जो होगा उसमें मेजर सेक्टर में ऊर्जा जो है एनर्जी
57% है, केमिकल पेट्रोकेमिकल में 18.2%, टेक्सटाइल में 9.5%, पेट्रोलियम गैस के अंदर 5.9%, सीमेंट में 4.6% और टेक्सटाइल में 3.4%। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। और बाकी जो हमने जो पॉलिसी बनाई है उसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आपको मालूम है 2019 से शुरू की गई है। रिप्स जो कहते हैं बहुत पॉपुलर हुई है। ये राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस एक्ट 2019 सरकार बनते जो बनाया हम लोगों ने उसको, और 10 करोड़ रुपये से ऊपर के निवेश प्रस्ताव जो हैं उनको वन स्टॉप शॉप का इम्प्लीमेंटेशन। और नंबर 3 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मैंने आपको बताया था कि 9% इंटरेस्ट लगता है, उसमें 8% सरकार देगी। उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट की नीति अलग बनाई है और MSME की नीति भी अभी हमें हाल ही में उसको डिक्लेयर किया है। वो डिटेल में मुझे बताने आ सकता नहीं, 3 साल तक निरीक्षण नहीं होगा, स्वीकृतियाँ मुक्त रहेगी MSME नीति के अंतर्गत, उसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अभी जो हैंडीक्राफ्ट नीति लागू की गई है अभी हाल ही के अंदर, जो टेक्सटाइल है, मेटल वुड है, कारपेट, दरी, नब्दा, सेरेमिक, क्ले आर्ट, लेदर आर्ट और ज्वेलरी आदि 10 करोड़ को इसका लाभ मिलेगा। और इसका उद्देश्य है 5 वर्षों में कम से कम इस सेक्टर 50,000 नए रोजगार में उपलब्ध हो सकेंगे। इस नीति में जो आर्टिजन्स हैं वो 3 लाख रुपए तक के ऋण पर इंटरेस्ट जो है वो सरकार वहन करेगी पूरा। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जो डायरेक्टर बना है और उनके अंतर्गत जो हस्तशिल्पी हैं, हस्तकला बुनकर है, उनके लिए क्या भविष्य में प्लानिंग कर सकते हैं, वो उससे हमें आदान मिलेगा, सुझाव मिलेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सेक्टर हमारे लिए राजस्थान बहुत बड़ा सेक्टर है। जयपुर में एक राज्य स्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम बनेगा और 13 जिलों में लघु हस्तशिल्प म्यूजियम बनाए जाएंगे। इसी प्रकार जो नीति लागू की गई है MSME नीति अभी हाल ही के अंदर, क्योंकि करीब 30% जो है GDP के अंदर उसमें MSME का योगदान रहता है, इसलिए उसको इसी रूप में हम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। और नीति के अंदर रिसर्च डेवलपमेंट का काम भी है, ई बाजार की सुविधा है, क्लस्टर डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी प्लानिंग है, रिस्क कवरेज आदि के उसमें प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार से जो प्रवासी है वो लघु और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तीनों सेक्टरों को बराबर कैसे हम तरजीह दे सकें वो देखा जाएगा। ये जो वन स्टॉप शॉप व्यवस्था जो की गई है, वैसे ये 20 साल से कोशिश करें हम लोग सिंगल विंडो। आप मालूम है कि राजस्थान इसके बारे में जब कभी कलकत्ता है, चेन्नई, बॉम्बे, बेंगलोर जाओ तो आपको शिकायत मिलती है कि आप वहाँ जाते हैं तो रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये सोच के हम लोगों ने बार बार काफ़ी कोशिश करी। मैंने खुद ने बहुत कोशिश की। जब सरकार हमारी आई है मैंने बहुत कोशिश करी। पिछली बार अरोड़ा जी थे, 5 साल लगे इसके अंदर तब बने नीति, तब भी वो नीतियाँ कारगर नहीं हो पा रही है। अब जो हमने सिंगल स्टॉप शॉप की व्यवस्था करी, 14 विभाग के अधिकारी एक साथ बैठते हैं और वो इसको इकाई को मंजूरी देते हैं। उसके बावजूद भी इसको मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। इसमें मैंने अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विनू गुप्ता जी को कहा है आप इसके लिए और ज़्यादा कैसे स्टडी करें जिससे कि हम ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना सकें पूरे देश के लिए मैसेज जाए कि राजस्थान ने अपनी ऐसी नीति बनाई है। अब हम जाएंगे तो जो वेलकम होना वेलकम भी होगा, कंफर्टेबल फील करेंगे हम लोग और सारी हमें जो सिक्योरिटी मिलनी टाइम पे मिलेगी और हम अपना अगला काम टाइम पे कर पाएंगे।
अभी तक रिको ने जो है, मैंने जो बताया आपको, हर ब्लॉक में, हर एसडीओ हेडक्वार्टर पर बना रहे हम लोग रिको के औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। तो 390 तो बन चुके हैं और 120 में अभी स्थापित करने बाकी हैं। कुल 510 जगह पर ये औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, छोटे बड़े मिलाकर के सब मिलाकर। मुख्य रूप से आपको इसीलिए तकलीफ थी कि मैंने समझा, उसी समझा कि इस बहाने आपसे बात भी हो जाएगी। और इतनी बड़ी इवेंट है जिसमें हमने आप सबको इनवाइट किया है, साथ में मेरे ख्याल से दिल्ली का मीडिया भी आएगा, वो भी आएगा, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल इवेंट है राजस्थान के इंटरेस्ट के अंदर। राजस्थान की इमेज जो है इन्वेस्ट फ्रेंडली कैसे बने, मुख्य उद्देश्य ये भी है परिवार की सिक्योरिटी हिंदुस्तान में लागू हो। राजस्थान में हम कई स्कीमें लाएँ, जो चीनी योजना हमारी है, या इंदिरा रसोई की योजना है, इंदिरा रोजगार योजना एक बहुत बड़ा ये फैसला है जिसका वेलकम पूरे देश के अंदर हो रहा है। नरेगा की तरह आपको शहरों में रोजगार मिलने लग गया है, फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। तो जो हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर आए और प्रधानमंत्री मोदी जी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, योजनाएं जो यूनिक राजस्थान की है, चाहे ओपीएस भी क्यों नहीं है, वो भी मानवीय दृष्टिकोण से की गई है कर्मचारियों के लिए। आरजीएचएस क्यों नहीं है, आज कर्मचारियों को सीजीएसए की तरह जो भारत सरकार के कर्मचारियों को है, उसी ढंग से यहाँ के कर्मचारियों के लिए अब आराम हो गया है। उनको जो पहले तकलीफ आती थी, बिल पेज करो और कई पहले पेमेंट करो, फिर सब समाप्त हो गया है। तो तमाम फैसले हमारे क्रांतिकारी हैं। उसी रूप में हम चाहेंगे 4, 5, 6 फैसले ऐसे राजस्थान के अंदर है। ये उड़ान योजना भी है महिलाओं के लिए। ये तमाम योजनाएं पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए, वक्त आ गया, ये हमारी मांग है। थैंक यू। सर, आपने कहा कि 20% से ज़्यादा राज्यों में एमओयूज धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। राजस्थान में कितनी उम्मीद करके चलते? और पहले जो समिट में एक आपके टाइम में, एक वसुंधरा जी के टाइम पे था, तो उनके कंपेरिजन में अब मान सकते हैं कि डबल या 3 गुना, कितना मान के चलें? ये तो मैंने कहा आपको, इस बार जो अप्रोच जो मैंने बताई आपको, वो अप्रोच पहले नहीं थी, उसमें इस अप्रोच राज्य का फर्क है। अभी देखिए ना, अब इस इवेंट के अंदर कोई एमओयू साइन नहीं होंगे, कोई एलओआई जारी नहीं होगा, जो होना पहले हो रहा है। और हम लोग कस्टमाइज पैकेज देना है। अभी कल ही हमने मीटिंग करी, आप लोगों ने मीडिया में दिया भी है, कल भी मीटिंग करके हमने जो प्रस्ताव से 33 प्रस्ताव लिए, 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट कल हमने क्लियर किए हैं। तो तमाम काम जो है इस बार पहले ही हो रहे हैं। और 33 प्रोजेक्ट 37 प्रोजेक्ट थे। तो इस बार हम लोग प्लानिंग से चल रहे हैं, जिससे कि वो भी कंफर्टेबल फील करें राजस्थान के अंदर, हम लोग ऑफर करने की स्थिति में रहे उनको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार फर्क पड़ेगा। सर, इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय लेवल पर फॉलोअप चलेगा? जितने भी एमओयू एलओआई साइन हुए हैं तो वो इम्प्लीमेंट हो जाए, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉलोअप एक्शन डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट सक्षम है, हम लोगों से संयुक्त में रहता है, रिव्यू मीटिंग चलती रहती है। पर दिमाग में रखें कि ये जो अब जो स्थिति बनी है और कोरोना के बाद में स्थिति और बदल गई है। अब फॉर्चुनेटली देश के अंदर दुनिया का इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और जा भी रहा है। 9 लाख से अधिक लोग जा चुके हैं देश से, देश छोड़ के जा चुके हैं। 9,30,000 ऐसा कुछ फिगर पार्लियामेंट में शायद आ रही थी। तो ये एक स्थिति है। हम चाहते हैं कि राजस्थान वो राज्य रहे जहाँ लेबर अनरेस्ट नहीं है, एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी स्थिति ठीक है। यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में ये राज्य देश में छवि बनाए अपने देश विदेश के अंदर, उसका लाभ हमें मिलना चाहिए, मेरा सोच है। मुख्यमंत्री जी इधर हाथ खड़े करो भाई। हाँ। ठीक, ओके। मुख्यमंत्री जी, आप पे भरोसा करके निवेशक राजस्थान में आते हैं कि आप अच्छा माहौल दे रहे हैं, अच्छी आपकी योजनाएं हैं,
लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें आती हैं कि जो निवेशक यहाँ आ रहे हैं उनको जो डिपार्टमेंट स्तर पे, अधिकारी स्तर पे उनके काम उस तरह से नहीं होते जिस भरोसे से आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आई कि कुछ निवेशक वापस जा रहे हैं। तो इसको लेके भी सरकार कुछ योजना है कि जो निवेशक आए हैं भरोसा कायम रखे। आप पे तो भरोसा है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है, अधिकारी है, वो ये लगता है कि उस तरह से काम नहीं हो पाता जो मंशा आपकी है। देखिए ऐसा नहीं है, हर अधिकारी चाहता है कि इन्वेस्टमेंट आए और मैं कंट्रीब्यूट करूं। होता क्या है कि लोगों में भय नहीं होता। आजकल जो वक्त चल रहा है देश के अंदर, थोड़ा ऐसी स्थिति बन गई है, क्योंकि पिछली बार देखा मैंने भी, जब सरकार चली जाती है तो अनावश्यक तंग करने के भी कई बार कारण आ जाते हैं। पिछली बार तो मंत्री को नहीं छोड़ा गया, और वो केस का पता ही नहीं, जो मेरे खिलाफ भी कोई केस गया था सीबीआई के अंदर, ना तो भेजने वाले उसको याद करते हैं और ना हमें पता पड़ता कौन सा केस था, वो पता नहीं 108। तो कई बार क्या होता है, अधिकारी लोगों में माहौल बन गया पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, तो भाई ऐसा काम मत करो जो कल मतलब हमारे ऊपर कोई आरोप लग जाए। वो भी एक कारण है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हमारे HCH इंडस्ट्री बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है, अगर तय कर लेंगे हम लोग कि छोटी मोटी कमी रह गई, काफ़ी फर्क पड़ा है। हमने रोड शो किए हैं देश के अंदर, विदेश के अंदर, राज्य के अंदर, उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। संपदा जी हमारे मंत्री खुद गई है कई राज्यों के अंदर, बॉम्बे के अंदर गई, कलकत्ता में गई है, चेन्नई भी गई होगी, कई जगह गई होंगी, तो उसका फर्क पड़ा है। लोग समझने लगे हैं, पर विश्वास कायम करने की और आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ, उस पर जोर दे रहे हैं। थोड़ी पब्लिसिटी भी हम करेंगे, थोड़ा आपसे हम सहयोग मांगेंगे कि आप लोग भी कोई आर्टिकल वगैरह लिखो, राइटअप लिखो। आप तो खाली बस न्यूज़ देते हो, खाली आपका जो पावर, आपके पास बहुत बड़ी पावर है, चौथा स्तंभ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जो जमात के हो और हम लोग जिस जमात के, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आप लोग भी एक प्रकार से पब्लिक लाइफ बिताते हो, घर बार छोड़ करके, और सामाजिक सरोकार निभाते हो लिख करके, और क्या चाहिए। तो अलग अलग काम है, पर आप लोगों के भी चौथा स्तंभ इसे लिखा जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार अब क्यों बात कहूँ कि जो आपको और बढ़कर के आगे आना चाहिए सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए। सर, 2 सवाल हैं। ये प्रोग्राम जो आउटलाइन है, इसमें एक सेशन NRR कॉन्क्लेव है, नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानीज के लिए एक अलग से कॉन्क्लेव कर रहे हैं। तो सर, उनके लिए कुछ विशेष पैकेजेस होंगे, जैसे क्योंकि आपकी भी एक झुकाव है उनकी तरफ, और उनकी भी एक आत्मिक रिश्ता, राजस्थानियों का आत्मिक रिश्ता राजस्थान से है। और दूसरा सर, मैं पता कर दिया, NRR की जो पहली बार हम लोग अगर रखा हमने सेक्टरल डिस्कशन के अंदर, इसका मतलब है कि एक पॉलिसी बनेगी, उसमें कोई आप इशारा वो दीजिएगा जिससे कि हम उसको समावेश कर सकें, क्योंकि NRR को भी पूछना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग के कोरोना के अंदर भी, बाद में भी कई बार हम लोग वीडियो ऑनलाइन बातचीत करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी भावना अच्छी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श करके पॉलिसी लाएंगे। दूसरा सर, एक राजस्थान हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर जाना जाता है पूरे दुनिया भर में। मैंने पॉलिसी बन रही है जी, और CSK की तैयारी भी हो गई हमारी जी। इसमें सबमिट के अंदर हम उसको लॉन्च कर देंगे। तो पहले आप क्यों पूछ रहे हो, 2 दिन इंतजार कर लीजिए। सर, एक सवाल और है, ये हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट के लिए राजस्थान दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन आजकल सर एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है, प्राइम मिनिस्टर का भी काफ़ी फोकस है, और गुजरात एक बड़े हब के रूप में देखा जा रहा है। और फॉर्चुनेटली एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव आप कर रहे हैं इसके ऊपर। तो राजस्थान को कैसे एग्रो प्रोडक्ट्स के एक हब में डेवलप किया जाए, उसके लिए कुछ विशेष अगर योजना है। देखिए, एग्रो के लिए पॉलिसी बनी एग्रो प्रोसेसिंग की है, उसमें हमने कई छूट दी थी, किसानों को भी दी और इंडस्ट्री को भी दी है। अनफॉर्चुनेटली जितनी मार्केटिंग होनी चाहिए वो मार्केटिंग
आपको भी करेंगे, हम भी करें, क्योंकि अगर एक किसान तक या एक उद्यमी तक बात नहीं पहुंचती है, इसमें 2-2 करोड़ तक की सब्सिडी उसके अंदर है, पर जानकारी का अभाव है। एक्सपोर्ट जो करता है उनको सब्सिडी मिलती है, पर उसके बारे में खुद महसूस करता हूँ जितने लोग आगे आना चाहिए वो आ नहीं पा रहे, पर हमारा प्रयास रहेगा कैसे इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, अच्छा सर, ये आपका ये 15 वाला जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है बहुत एम्बिशियस है, इसमें काफ़ी कुछ डिले भी हो रहा है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो समिट हो रही है इसका लाभ 15 की जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पेट्रोकेमिकल में कोई लाभ मिलेगा इस समिट से? देखिए, वो हमारी बहुत टॉप प्रायोरिटी पर, आपको मालूम है, सबको मालूम है। अनफॉर्चुनेटली 5 साल डिले हो गया प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट लगभग 40,000 करोड़ का था, अब वो 70,000 करोड़ का हो गया। तो आप सोच सकते हो कि कोई प्रोजेक्ट को रोकने के मायने क्या हैं। इसलिए हम कोई गवर्नमेंट बदलती, हम सरकार में आते हैं तो बिजली गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट हम रोकते नहीं है, जिसका ERCP तो एक जीता जागता उदाहरण है। और लोकतंत्र में सरकार बदलती रहती है, पर प्रोजेक्ट रुकेंगे तो एस्केलेशन होगा, प्राइस बढ़ेगी और पब्लिक को नुकसान होगा, जो आपने बताया है। अब बात है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की, उसका काम हम साइमल्टेनियसली शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल एरिया कितना है सर? नहीं, वो जो एरिया कितना है 383 स्क्वायर किलोमीटर पे वो बनेगा। पर्यावरण स्वीकृति मिल गई है, काम चल रहा है और भारत सरकार में गया हुआ है। भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए, वो प्रक्रिया अभी तक चल रही है, अभी तक हमें मिली नहीं है। हम लोग चाहते हैं जल्दी हमें मिल जाए, हमारी मांग रहेगी प्रधानमंत्री जी से, पत्र लिखा भी है हम लोगों ने। हम चाहेंगे कि जल्दी वो, मतलब हम कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, वो पर्यावरण स्वीकृति के अलावा भी ऐसा जब कंप्लेंट बनता है, क्योंकि HPCL भारत सरकार की कंपनी है, तो उनकी ड्यूटी है को जल्दी, अगर जितना जल्दी स्वीकृत करेंगे उतना जल्दी स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा काम है करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा, सड़कें वड़कें, पानी बिजली सब पहुँचाना होगा, तब जाके इंडस्ट्री आ पाएगी ना। पर फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि प्लास्टिक आधारित मेरे ख्याल 100-150-200 तरह के आइटम बनते हैं उसके अंदर। किसे कहते हैं 200 तरह का आइटम बनना, और उसके लिए कितने उद्योग छोटे मोटे आएंगे, बाहर के नौजवान जाएंगे वहाँ पर, तो एक तस्वीर बदल जाएगी पूरे उससे। तो हम लोग उसमें लगे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे 2 सवाल हैं। आप अक्सर अडानी समूह की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि देश को जिस तरह बनाया बिगाड़ा जा रहा है उसमें अडानी समूह का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आपने जो समिट आयोजित कर रहे हैं इसमें अडानी समूह आमंत्रित है। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि आप पर देश भर के और दुनिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको विश्वास है, आपकी पॉलिसीज पर विश्वास है, आपके नेतृत्व पर विश्वास है, लेकिन कई जगह आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं कि न जाने भविष्य में राजस्थान में क्या होने जा रहा है। ऐसे में जो उद्यमी है उसके दिल धड़क रहे हैं, वो परेशान है, हर तरफ है। आप इसको किस तरह देखते हैं सर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, उसके लिए आपको शुक्रिया। आपको देखिए, जो आपने मिस्टर अडानी के बारे में बात करी है, जो भी इन्वेस्टर आएगा उसके अगर मान लो कानून की पालना करता है, नियमों की पालना करता है, हमारी जो शर्तें हैं उनको मानना है, तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि यहाँ रोजगार मिले, इन्वेस्टमेंट आएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी स्टेट की, रेवेन्यू काम आएगी विकास के लिए। ठीक है। और बाकी जो ये आपने कहा कि आगे क्या रहेगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये पूरा जो है पूरा देश के अंदर दुर्भाग्य से मीडिया जो है वो किंग मेकर बन जाता है। वो लाइकिंग डिसलाइकिंग से खबरें चलाते हैं, जो दुर्भाग्य है देश का, जिस पे जनता विश्वास करती है
अगर प्रिंट मीडिया है तो जनता छपे हुए शब्दों में विश्वास करती है। आज भी गांव में चले जाओ, उससे अभ्यास कर लो, गांव वालों से कहे क्या बात कर रहा, मैंने खुद ने पढ़ा है। इतना विश्वास मीडिया पे है आज भी। उसी ढंग से भाई टीवी मैंने देखा था खुद ने, गलत कैसे हो सकता है। तो जब जनता का विश्वास होता है मीडिया पर तो मीडिया की जिम्मेवारी उसी प्रपोर्शन में बढ़ जाती है। दुर्भाग्य से जो है, दुर्भाग्य है कि आज मीडिया गोदी मीडिया क्यों कहलाता है। रवीश कुमार अकेला बोलता रहता है गोदी मीडिया के बारे में। ऐसी स्थिति क्यों बनी है? जैसे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, आप ही देखते होंगे, सत्य हिंदी में देखता हूँ और भी कई देखता रहता हूँ, हमारे खिलाफ आते डिस्कशन आते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, ये डेमोक्रेसी है। पर जिस प्रकार से आप अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग ही चलोगे तो उससे ना तो जिसके आप पक्ष लेना चाहते हो ना तो उसके कोई फ़ायदा मिलता, उसको नुकसान ही होता उल्टा। और ना जो है आप डिसलाइक इशू करोगे बिना मतलब तो उसको जरूरी नुकसान हो, कि वह फ़ायदा मिल जाता उसका भी। इसलिए क्या होता है कि ये जो है मीडिया की जिम्मेवारी मैं बचपन से ही प्रो मीडिया रहा हूँ, समझ गया। मैं मीडिया फ्रेंडली माना जाता हूँ हमेशा, तो भी मुझे मीडिया नहीं छोड़ता है, कोई कुछ बात करता ही रहता है और उसका मैं क्या करूँ उसका मैं क्या करूँ, मेरे पास इलाज नहीं है। जब जब कोई संकट आ गया राजस्थान पर, सरकार गिरने का आ गया हो, कोई स्थिति आ जाए तो आप देखिएगा कि भविष्य नहीं हो, अरे भाई तुम कल जो दोस्ती निभा रहे थे आज तुम्हें क्या हो गया है। तो पता नहीं मेरे क्या सुकून की बात है, पर मैं माइंड नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हर चीज़ को मीडिया में जो आती खबरें हैं तो जनता भी इतनी कॉमन सेंस रखती है। रॉबर्ट कॉमन सेंस हिंदुस्तान के लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसी ढंग से लोग उसको समझ लेते हैं कि सच्चाई क्या है। तो अल्टीमेटली नुकसान मीडिया को ही होता है, उनकी क्रेडिबिलिटी होता है और उनकी क्रेडिबिलिटी के साथ में लोग कि हम क्या करेंगे देख करके, खबरें तो ऐसी उल्टी सीधी आती रहती है, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन सर, ये इन्वेस्ट राजस्थान के अंदर युवाओं की भूमिका को लेकर एक सवाल था कि किस तरह से स्टार्टअप और जैसे आपने डीजी पैस भी किया था तो उसको किस तरह से देखते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर किस तरह से शामिल हो। वो आप थोड़ा एंजॉय करिए, थोड़ा हम लोग जब 2 दिन कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो आपको कई बातें नहीं मालूम पड़ेगी। लास्ट को इनको मैंने कह दिया है, बोलिए बोलिए। राजनीति में गुणा भाग होकर राजनीति होती है, ठीक है। राजनीति में कई बार तो दिखता जो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। अब आप लोग जो है आप तय तक जाओ, सच्चे की तय तक जाओ। और मैंने कल कहा मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान प्रदेश की, जोधपुर की और महामंदिर की जब मैं पैदा हुआ उनकी सेवा करता रहूँगा। अब मैं कहीं भी रहूं, वो तो काट दिया मीडिया ने, और मैं राजस्थान की, जोधपुर की, महामंदिर की सेवा करता रहूँगा। उन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। इनको पूछो कि भाई आप अगर पूरा देते पैरा तो जनता को मालूम पड़ता मेरी इच्छा है कि मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। अब उसको बताइए आप लोग जो कारीगरी करते हो हमारी तरह, वो भी कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको 5 नाम 6 नाम राजस्थान रत्न अवार्ड हमने प्रारंभ किया, पहले भी किया था मैंने एक बार। सरकार बदलते ही मैंने कहा कि कई योजना बंद हो जाती है, उसमें वो योजना बंद होगी मेरी। अभी तक पता नहीं कितने राजस्थान अवार्ड मिल सकते थे लोगों को जो वास्तव में डिजर्व करते हैं। और ये समाज और पब्लिक एक प्रकार से प्रोत्साहन देती है जिससे कि नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले
मेरा मानना है कि चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो शहीद हो, सीमाओं वाले, और चाहे सम्मानित होने वाले लोग हों, अगर हम सम्मान करता समाज तो नई पीढ़ी को भी एक प्रेरणा मिलती है। मेरा ये थीम रहता है। अभी हमने जो ये तय किया है उसके अंदर जो राजस्थान की जो हस्तियाँ हैं अपनी अपनी फील्ड की, उनको हमने जितने नाम राजस्थान रोशन किया है उनको मैंने नाम घोषित किए। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जिससे कि उनको हम अवार्ड देंगे इस प्रोग्राम के अंदर। एक तो जस्टिस दलील भंडारी है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज है। एक जस्टिस आरएम लोढ़ा जो सीजीआई बने थे एकमात्र राजस्थान के। एक मिस्टर एलन मित्तल जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप जानते हैं कि पहले भी आए हैं। मिस्टर अनिल अग्रवाल जो वेदांता के हैं, जिन्होंने टेल का वो क्रेन उनके पास में है, और हिंदुस्तान जिंक वगैरह उनके पास में है। एक मिस्टर शीनकाम निजाम जोधपुर के हैं, बड़े माने हुए शायर भी हैं और सांस्कृतिक समाज में। और एक मिस्टर केसी मालू जो हमारे राजस्थानी विधा को बढ़ा रहे पूरी देश दुनिया के अंदर। इन 6 लोगों को हम लोग अवार्ड देंगे, और ये अवार्ड हर साल एक कमेटी बनाएगी, कमेटी तय करेगी आगे अवार्ड का स्वरूप क्या हो, किनको मिलना चाहिए, क्या क्या क्वालिफाइड होनी चाहिए। ये काम हम आगे वाले वक्त में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लंच में आमंत्रित है। धन्यवाद।